हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने फंडामेंटल राइट का जो हमारा सेकंड पार्ट है, यानी जो कुछ पार्ट बच गए थे कल, आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने कल आर्टिकल 20 तक कवर करा था, तो आज हम लोग आर्टिकल 21 ऑनवर्ड कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 21। इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 एज वेल एज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम लोग जो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं वो तो पार्ट 3 है, और इसमें पार्ट 4 में हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, पूरे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक 21 और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 32। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 21 है, दैट एक्चुअली गारंटीज टू ऑल इंडिविजुअल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. This right is available to both citizens and non-citizens. ठीक है, अभी हम लोग आगे डिटेल से और अभी समझने वाले हैं। तो बेसिकली इट इज अ कंपोजिट राइट विच हैज गिवन राइज टू नंबर ऑफ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है राइट टू लाइफ। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, यहां मैंने ये सारी चीजें लिख रखी है। जब हम लोग कहते हैं राइट टू लाइफ, तो एक प्रॉपर तरीके से जैसा एक इंसान जीता है विद अ ह्यूमन डिग्निटी, ये भी आता है हमारा राइट टू लाइफ में। आप अक्सर देखते होंगे कि अगर आपके आसपास या फिर कहीं अगर इन्वायरमेंट में, जैसे किसी जगह पर अगर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से अगर काफी पॉल्यूशन होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर जीने का अधिकार हर किसी का है। ठीक है, उसके साथ साथ राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, ये राइट टू प्रिवेसी यहाँ भी है, एंड राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, जितनी सारी चीजें हैं वो सब हमारा राइट टू लाइफ के अंदर आता है। ठीक है, इसमें एक और चीज आता है राइट टू स्लीप, मतलब सोने का अधिकार। अगर आप देखते होंगे या अगर आपको पता होगा कि अक्सर कहा जाता है कि रात को 10 बजे के बाद या रात को 11 बजे के बाद, जो भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसके बाद आप किस तरीके से वो डीजे ये सब नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राइट टू स्लीप है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताऊं। यहाँ पे ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बाबा रामदेव हैं, ये सलवार सूट में है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इस फोटो को एडिट किया गया है, ये एक्चुअली इनका एक्चुअल पिक है। ये एक इंसिडेंट हुआ था जब ये रामलीला मैदान में, दिल्ली में, जब रामलीला मैदान में जब ये एक अनशन कर रहे थे, बेसिकली काले धन के खिलाफ, ब्लैक मनी के अगेंस्ट ये वहां पर धरना दे रहे थे। तो हुआ ये कि रात को पुलिस पहुंचती है। ठीक है, वहां पर रात को दिल्ली पुलिस पहुंचती है और लोग वहां पे सो रहे थे। ध्यान से सुनना मेरी बात, लोग वहां पर सो रहे थे और रात को पुलिस पहुंचती है वहां पर, और सोते हुए लोगों पर पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये मामला फिर कोर्ट में चला गया। उस समय कोर्ट ने कहा, इवन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि जो राइट टू स्लीप है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जब हम लोग कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, इसका क्या मतलब है कि जो भी लॉ में जो जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। मतलब जैसे मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूं कि मुंबई में एक बहुत बड़े लीडर रहे मुंबई के, उनका डेथ होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या होता है कि पूरे मुंबई में वो लगाया जाता है, 2 या 3 दिन का बंद बुलाया जाता है। ठीक है,
एक लड़की थी, वो बेसिकली अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करती है कि अगर किसी का देहांत हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो चाहे वो कोई भी कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, आप पूरे शहर को, आप पूरे राज्य को कैसे बंद कर सकते हैं। आप समझ रहे हो। उसने बस ये फेसबुक पोस्ट पर कुछ शेयर करा था। इसके बाद क्या हुआ कि अगले 2 या 3 घंटे में उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरेस्ट क्यों किया गया। ये तो मेरी बात ध्यान से सुनना, भी मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच का डिफरेंस। ठीक है। सी, जब हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें 3 चीजें देखी जाती है बेसिकली। क्या क्या देखा जाता है कि क्या ऐसा कोई लॉ है जो ऑथराइज करता है एग्जीक्यूटिव को किसी बॉडी के पर्सनल लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा चीज ये देखा जाता है कि क्या ये जो लॉ बनाया गया है ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है या नहीं। तीसरा जो चीज इसमें देखा जाता है कि क्या पूरे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे इस लॉ को बनाने में। ये 3 चीज देखा जाता है। ठीक है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसमें ये 3 चीज तो होता ही है, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा होता है, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर विल बी चेक्ड। ठीक है, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर विल बी चेक्ड कि क्या उनका इंटेंशन यही था ये लॉ बनाने का। अब इस चीज को ध्यान से समझना। अगर उस लड़की की अगर उसकी अरेस्टिंग होती है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग वो सही था या गलत, वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई ऐसा कानून है जो एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज करता है किसी को यहाँ ऐसे अरेस्ट करने का। तो बिल्कुल है। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि आपके पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी को किसी तरह की चोट पहुंचती है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। मतलब इस जगह पर लड़की के अगेंस्ट में गया ये। दूसरा, क्या ये लॉ यानी ये जो अरेस्टिंग का लॉ है ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने बनाया है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ऑल प्रोसीजर्स वेर फॉलोड और नॉट, ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने अगर बनाया है तो पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके ही बनाया होगा। अगर हम ये देखें फिर तो लड़की की अरेस्टिंग सही है। ठीक है। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ ये वाकई में इसकी अरेस्टिंग सही की गई है, इसने तो बस अपनी बात बोली ना, और इसने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन क्या हुआ, जब कोर्ट के पास ये मामला गया तो कोर्ट ने जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया तब तो लड़की गिल्टी पाई जाती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब अब यहाँ पर जो इंटेंशन है लॉ मेकर का वो चेक किया जाएगी, क्या इसी इंटेंशन से बनाया गया था। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये चीज देखा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो लड़की यहां पर दोषी नहीं थी। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच का डिफरेंस। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक आर्टिकल 21 बेसिकली आया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में, जो ये कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बीच में हर बच्चे को शिक्षा देने का हक या अधिकार ये किसको है, स्टेट को है। बेसिकली ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ये याद रखना है, ना कि हायर एजुकेशन की। ठीक है। तो ये बेसिकली बाद में ऐड किया गया था। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो है बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को अरेस्ट और इसको किस तरीके से डिटेन किया जा सकता है उससे रिलेटेड है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, हमारे यहाँ पर दोनों चीज है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब आपको गिरफ्तार क्राइम करने के बाद भी किया जा सकता है और कोई क्राइम करने से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती है आपकी। अब आप सोच रहे होंगे क्राइम करने से पहले की गिरफ्तारी क्या होती है। प्यूनिटी तो समझ में आ गया कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है। प्रिवेंटिव मतलब जैसे सपोज अगर किसी जगह पर जो पुलिस है उसको ये खबर मिलती है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ टेररिस्ट आए हुए हैं या कुछ भी ऐसा है। ठीक है।
या अगर पुलिस को ये खबर लगती है कि हाँ ये पर्टिकुलर कोई ऐसा है जो यहाँ पर किसी ऐसे हरकत को अंजाम देने वाला है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको पहले ही उसको अरेस्ट करेगी। ठीक है, इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो क्या है, टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। ठीक है, मतलब ऑफेंस कमिट करने के बाद का है ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। ये बेसिकली किसी कहते हैं अनहोनी से बचाने के लिए, ये कुछ ऐसा ही है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो, क्योंकि नाम से ही समझ में आता है ना, प्रिवेंटिव, किसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 22 है हमारा, ये जो हमारा आर्टिकल 22 है, इसमें बेसिकली दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से, एंड जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। ठीक है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि सपोज अगर किसी ने कोई क्राइम किया और उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, तो पहली चीज ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है ये उसको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। उसको अगर किसी भी तरीके के लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत है तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ये इसको जो मजिस्ट्रेट है उनको ये जो शख्स है, जो भी जिसने भी क्राइम कमिट किया है, ठीक है, उसको वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। लेकिन ये है ना, एक्चुअली यहाँ पे गलत टाइप हो गया। एक्चुअली ये इंक्लूडिंग नहीं, ये एक्सक्लूडिंग होगा। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है, आप इसको ऐसा समझना, सपोज अगर किसी की गिरफ्तारी किसी ऐसे जंगल से अगर हो रही है, ठीक है, अगर उसको वहां से मजिस्ट्रेट के पास लाने में अगर 6 घंटे 8 घंटे लगे तो, ठीक है, तो उस जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, These safeguards are not available to an enemy alien or a person arrested or detained under preventive detention law। ये जो अभी मैंने ऊपर 3 चीजें बताई हैं, ये अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर इसकी गिरफ्तारी हुई है तो ऐसा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, या अगर कोई इनेमी एलियन है, इनेमी एलियन का मतलब समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का इनेमी एलियन कौन सा होगा, किस देश को भी आप इंडिया का इनेमी एलियन कहेंगे, तो आपका सबसे पहला जवाब होगा पाकिस्तान का। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो इनेमी एलियन का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये उस समय अप्लाई होता है, सपोज इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर वॉर पे है, इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर पे है, तो इस कंट्री के नागरिकों को या इस कंट्री का जो अगर कोई सोल्जर है, अगर ऐसा कोई भी है इस कंट्री का, तो उसको इनेमी एलियन कहा जाएगा। ठीक है, अगर वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो वॉर में अगर होती है किसी दूसरे कंट्री के साथ, तब उसको इनेमी एलियन कहा जाता है। ठीक है, दे अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर। अब यहां पर इस चीज को समझना, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, ये बेसिकली क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के लिए ही होता है। अब अगर सपोज किसी ने टैक्स की चोरी की है, ठीक है, किसी ने अगर टैक्स की चोरी की है, तो पुलिस जाएगी उसको गिरफ्तार करेगी, जो भी प्रोसीजर था वो हुआ, पुलिस जाकर के उसको गिरफ्तार करेगी। तो इस केस में थोड़ी ना इसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, ऑब्वियसली नहीं ले जाया जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो हमारा आर्टिकल 22 का है, ये क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल नेचर के केसेस से डील करता है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, दैट इज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इसमें ये कहता है कि द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेन्यू। द बोर्ड इज टू कंसिस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अगर किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के तहत अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है, अगर उसका अरेस्ट हुआ है,
तो पहली चीज ये है कि मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड होगा 3 मंथ। बेसिकली ये क्या था ना, यहाँ पे पहले भी 3 मंथ था, बाद में इसको 2 मंथ कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको वापस से 3 मंथ कर दिया गया। तो प्रेजेंट में भी 3 मंथ वाला ही कॉन्सेप्ट है। अगर इसका 3 मंथ पूरा हो जाता है, अगर ऐसा जरूरत हो कि नहीं यार इसको ना भी और रखना है इसमें मतलब अंडर डिटेंशन, तो एक पहले जजेस का एक बेंच बनाया जाएगा, एक बोर्ड बुलाया जाएगा, फिर वो डिसाइड करके बताएंगे कि हाँ इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अभी इस साल न्यूज में काफी ज्यादा था, तो अगर इस साल अभी या 2020-21 में अगर कोई भी पेपर होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। जिसको आपने डिटेन किया है उसका ग्राउंड ऑफ डिटेंशन आप उसको बता सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, ये याद रखना है। ये अगर ऐसा कुछ इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी चीजें हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो आप जरूरी नहीं क्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर उनको बताया भी जा सकता है, उनको नहीं भी बताया जा सकता है। उसके बाद द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। इनको अपनी पूरी एक कहते हैं ना आजादी दी जाती है इनको कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 22। अब जो हमारा नेक्स्ट है 23, वो है प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार मींस फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये एक्चुअली बहुत छोटा आर्टिकल है। तो ये किस चीज से बचाता है, जो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग होती है वो, या अगर किसी तरह का फोर्स्ड लेबर अगर कराया जा रहा है उससे रिलेटेड, या इसी तरह का इससे रिलेटेड कोई भी अगर फोर्स्ड लेबर है उससे। तो बस इतना इसमें याद रखना है कि ये बेसिकली स्टेट को इंपावर करता है, ये स्टेट को इंपावर करता है कि आप किसी को भी विथ या विदाउट पेमेंट रख सकते हैं अपने पास। यहां मैं एक चीज बता दूं, एक्चुअली 23 का जो एक आर्टिकल 2 है ना, दैट बेसिकली इंपावर्स द स्टेट टू कंपेल द इंडिविजुअल to provide service with or without payment provided it is done in public interest। इसको समझना, जो 23 का क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि सपोज अगर स्टेट को ऐसी जरूरत आ गई, स्टेट को अभी अगर ऐसी जरूरत आ गई तो वो किसी को बिना पेमेंट भी काम करवा सकती है वो, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कुछ स्टेट्स ने क्या करे हैं, जो अलाउंसेस वो देते थे ना उनको इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे सबके अलाउंसेस को रिड्यूस कर दिया। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ है, 23 क्लॉज 2, ठीक है। और ये जो है ये हमारा है 23 क्लॉज 1, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा आर्टिकल 24 दैट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हाजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क या रेलवेज, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। एक चीज ध्यान देना, जैसे इसके लिए ना एक्चुअली बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से ऐसे हाजार्डस फैक्ट्रीज हैं, कौन कौन से हाजार्डस एक्टिविटीज हैं। इसमें ना एक ऐसा हुआ था, एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो टीवी शोज होते हैं, ये जो टीवी शोज होते हैं ना जहां पर बच्चे परफॉर्म करते हैं, चाहे सपोज वो डांस का कोई शो हो या फिर वो सपोज सिंगिंग का कोई शो हो, तो बहुत लोगों ने ये क्लेम करा था जा करके सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है ये कहीं ना कहीं बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, ये बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, अगर ऐसा कोई इनोसेंट वर्क है उसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो आर्टिकल 24 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हमारा ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, right to freely profess, practice and propagate the religion, ठीक है। हमारा आर्टिकल 25 ये कहता है कि all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। यहाँ पे ये जो conscience वर्ड है इसका क्या मतलब है, इनर, जो हमारा इनर फ्रीडम है कि जैसे सपोज
कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हाँ हम अपने मन में किस गॉड को याद करेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, यहाँ पे प्रोफेस का क्या मतलब है, हम अपने रिलीजन को, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ओपनली एंड फ्रीली हम प्रोफेस कर सकते हैं। हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं। उसके बाद प्रैक्टिस, जब हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस मींस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल्स और एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। अगर हमारे इस पर्टिकुलर रिलीजन में जो जो चीजें हैं वो उसको हम लोग बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोपोगेट, यहाँ पे प्रोपोगेट का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर। मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं दूसरों को कि हाँ हमारे रिलीजन में है, इस पर्टिकुलर रिलीजन में ये होता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन में वो होता है, लेकिन इसमें फोर्स्ड कन्वर्जन आप नहीं करवा सकते हैं, ये याद रखना है। फोर्स्ड कन्वर्जन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फोर्सली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे रिलीजन में। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 26। वो ये कहता है कि एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशंस और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द फॉलोइंग राइट। जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश या मेंटेन कर सके अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने जो उनका अपना अफेयर्स है इन मैटर ऑफ रिलीजन वो उसको मैनेज कर सकते हैं। दे कैन इवन ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इवन दे कैन एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब ये सारी सुविधाएं उनको दी गई है। तो उसके साथ एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कौन कौन से रिलीजियस डिनोमिनेशंस, एक्चुअली क्या था ना कि इसका बहुत गलत तरीके से यूज होने लगा था। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो कौन कौन से चीजें हैं जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात कि उनके पास एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, उनका एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर बिलीफ पर काम करता हूं। ठीक है, दूसरा उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और तीसरा उसका एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल बताऊं, एक जो अरबिंदो सोसाइटी थी, ठीक है, वो पहले तो ये खुद को रिलीजियस डिनोमिनेशन बताते थे, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी को बाद में हटा दिया गया था इस रिलीजियस डिनोमिनेशन से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें, हमारा है आर्टिकल 27। तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 27 है, दैट लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये बेसिकली ये है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर इस रिलीजियस जो प्लेस है इस पर आप किसी तरह का पैसा दें या कुछ भी आप टैक्स पे करें, ऐसा कुछ भी। यहाँ ध्यान रखना, शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भक्ति है वो दे सकता है, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भक्ति है वो नहीं दे सकता है पैसे। ठीक है, जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। उन सभी जगहों पर जहां पर स्टेट फंड दिया जाता है पूरी तरीके से, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जहां पे होली है, जहां पर पूरी तरीके से फंडिंग स्टेट के द्वारा है, वहां पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर सपोज वहां पर सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या वो सिर्फ जो स्टेट है उससे किसी तरीके का एड ले रहा है, अगर सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा, या अगर सिर्फ एड दे रही है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, तब वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्टेड इज परमिटेड। ठीक है, अगर पूरी तरीके से फंडिंग है तो नहीं, अगर सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया है या कुछ एड अगर दे रही है स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पर परमिटेड है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये याद रखना है कि आप यहां भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 29।
ये हमारा कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। अब यहाँ देखो ध्यान से, बेसिकली यहाँ ये कहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका एक अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको पूरा अधिकार है उसको कंजर्व करके रखने का। अब यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग कह रहे हैं तो क्या ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों की बात होती है। यहां पर इसीलिए लिखा गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस, ठीक है। मतलब कोई अगर मेजॉरिटी ग्रुप भी है ना तो वो भी अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं एडमिशन देने के लिए जहां पर स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है वो इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एक चीज बस याद रखना है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, खासकर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 31 दैट डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये ध्यान देना, हमारा आर्टिकल 29 में हमारा था सेक्शन ऑफ सिटीजन, लेकिन 30 में क्या है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब जो 29 है वो है माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए, और जो हमारा 30 है वो क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द वे दे वांट प्रोवाइडेड इट इज नॉट आर्बिट्री। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है अपने तरीके से। देखो यहाँ ना बेसिकली दे वांट, द वे दे वांट का क्या मतलब है? सपोज अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है ना, अगर उसमें वो चाहते हैं कि वो जो उनका मतलब मदर टंग है अगर वहां, तो वो मदर टंग में भी एजुकेशन दे सकते हैं। मतलब अपने जो भी भाषा वहां पे चलती है वो उस भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फिर 3 तरीके से बांटा गया है। पहला, सीक द रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट, सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड। तीसरा, नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉट एड। मतलब ये तीनों 3 तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया गया है। जो पहला 2 है, द फर्स्ट एंड द सेकंड आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट। मतलब ये दोनों रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट में आता है। मतलब इनका जो सिलेबस होगा, इनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होगा, या जो भी इनका एम्प्लॉयमेंट होगा, वो सब स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकती है, उस पर स्टेट का कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो थर्ड टाइप है जहां पे इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना कोई स्टेट से एड ले रहे हैं, तब ये फ्री है टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, ठीक है। आप चाहो तो ना एक बार इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा पार्ट है, आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है जो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इतने सारे फंडामेंटल राइट्स बता दिए, ठीक है, कि स्टेट को ये करना है, इंडिविजुअल को वो करना है, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। क्या होगा अगर उन्होंने ऐसा कर दिया? तो उसके बारे में तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको, ठीक है। तो उन सब से डील कौन करता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बेसिकली confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental right of an aggrieved citizen। इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ है कि राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन है ना वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और यहाँ ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। मैं एक चीज आपको बताऊं एक बार बस, कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट। आपको यहाँ किसी भी दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है,
ना तो आपको सुप्रीम हाई कोर्ट में जाना है, ना कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें आपको जाना है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस चीज के लिए? फंडामेंटल राइट वायलेशन के नाम पर। ठीक है, इसी में एक्चुअली ना कुछ रिट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिट्स के बारे में मैं बस 2-3 चीजें बता दूं, इसको ना बहुत डिटेल से अपने को नहीं जानना है। इसमें पहला उस रिट का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या है, किस पे अप्लाई होता है और किस पे अप्लाई नहीं होता है। 3 चीज अगर आपने याद रख लिया रिट्स में, तो वो 5 रिट्स फिर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रिट्स का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिट्स का, वो कहां से आया है? इंग्लिश लॉ से, जहां पर इसको प्रेरोगेटिव रिट कहा गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स नॉट ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट अक्सर आता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है ना, दैट इज मोर और दैट इज वाइडर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिट दे सकती है फंडामेंटल राइट के लिए। हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट प्लस किसी भी अदर राइट के लिए रिट इशू कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला है हमारा हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये बेसिकली इशू तब किया जाता है, it is basically an order issued by the court to a person who has detained another person to protect the body of the latter before it। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। ठीक है, बेसिकली बिहार में एक केस हुआ था। बिहार में ये केस हुआ था कि बिहार के जेल में, बिहार के एक जेल में कुछ ऐसे कैदी थे जिनको एक्चुअली में ऑन पेपर ये दिखा दिया गया था कि ये रिलीज हो चुके हैं। ऑन पेपर ये दिखा दिया गया था कि ये रिलीज हो चुके हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि कोई एक शख्स था जिसको ये पता चला कि यहाँ बहुत बड़ी एक धांधली चल रही है। इनको दिखा दिया गया कि ये रिलीज हो चुके हैं बट ये एक्चुअली अभी भी जेल में बंद है। इस तरह करके एक इंसिडेंट हुआ था। तो एक कोई पर्सन था, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक याचिका दर्ज करता है और वो ये इंसिडेंट बताता है कि वहां ऐसा ऐसा चल रहा है। अब आप ध्यान दो, जो इंसान बंद है वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह कोई और गया। तो वो जो शख्स गया और बाद में जब वो जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर जब उसकी जांच करवाती है तो ये सही पाया जाता है और इन लोगों को फिर बाद में छोड़ा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हिबिस कॉर्पस है वो कब होगा? अगर किसी को गलत तरीके से डिटेन कर लिया गया है तो हिबिस कॉर्पस होगा अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब कि आप किसी को कमांड दे रहे हो। ठीक है, जब मैंडेमस हम लोग कहते हैं तो बेसिकली इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मतलब आप किसी को कमांड कर रहे हैं कि आप अपनी ये ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद है कि इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एनी इंफीरियर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये दोनों याद रखना है, किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, किसके किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड। इसका बेसिकली मतलब है इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब अब कभी भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, वो अगर सपोज अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के काम करती है, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपने अगर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के काम करती है ना, तुरंत जो इसके ऊपर की कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, तुरंत इसको बोलेगी कि हाँ भाई लिमिट में है। ठीक है, that is the prohibition. Thus unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity. inactivity को direct मतलब कोई काम करने से रोक रहा है ये। ठीक है, the writ of prohibition can issued only against the judicial and quasi judicial authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि which writs can be issued only against the judicial and quasi judicial authority. तो वो कौन सा होगा? prohibition. नेक्स्ट हमारा है कर्ट्युलरी।
इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये हमेशा इशू किया जाता है टू बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। अब देखो इसमें क्या हो गया ना कि सपोज अगर जैसे अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के काम करता है तो उसको कमांड दिया जाएगा पहले, लेकिन अगर उसने वो एक्ट कर दिया है, अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के काम कर चुका है, तो क्या किया जाएगा? या तो उसके ऑर्डर को स्क्वैश किया जाएगा, या तो उसके ऑर्डर को खत्म किया जाएगा, या उससे कहा जाएगा कि आप इस केस को ट्रांसफर करो। ठीक है, इसके पीछे वाले में वो बस कुछ गलती करने वाला था तो उसको मना कर दिया गया, कमांड दे दिया गया, लेकिन इस वाले में कटियोरेडी में वो गलती कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। मैंने बता दिया था पहले कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के किसी ने अगर काम किया तो ये होगा। Then the next point is against judicial and quasi-judicial authorities, administrative authorities affecting the rights of individual। ध्यान देना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज के अगेंस्ट तो है, लेकिन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल को अगर आईएएस वाईएएस बन गए तो ये आपके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है अगर कोई गलती करी तो। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट है, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ये पूछा जा रहा है इसमें कि आपने ये जो काम किया है ना ये किस अथॉरिटी से कर दिया, आपने किसको ये मतलब किसने ये आपको काम करने की अथॉरिटी दी। तो बेसिकली इट इज डन बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। किसी पब्लिक ऑफिस में कुछ अगर ऐसा हुआ है तो उससे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर दिए। Issued only in case of substantive public office of a permanent character created by a statute or by the law। मतलब कोई भी जो परमानेंट कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। कैन नॉट बी इशू इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, अब जैसे सपोज अगर होम मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया, तो ये थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सपोज है वो जाकर के बोले कि होम मिनिस्ट्री से नहीं आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया, ये नहीं कह सकती जाकर के। या किसी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट ये को वारंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी जो परमानेंट पब्लिक ऑफिस है जो किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है वो उसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा फंडामेंटल राइट का पूरा था वो लेक्चर समाप्त होता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैंने जो भी इसमें आपको पढ़ाया है फंडामेंटल राइट में, जो सबसे स्टैंडर्ड चीजें होती है वो मैंने आपको पढ़ाई है और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ओनली इफ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।